ओके, चले हम इसको इस तरीके से हम इस सारे टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट, या हम इसको अक्सर इकोनॉमिक्स में कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल बजटिंग मींस कि जब भी आप कोई मेजर किस्म का एक्सपेंडिचर करने जा रहे होते हैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो आप उसकी बाकायदा फोरकास्टिंग करते हैं, आप उसकी बाकायदा थोरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसको प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन भी कहते हैं, इसी को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा सवाल एज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट करें मिस्टर जमील ने प्लान किया कि वो बोर्ड मार्कर की एक कंपनी बनाएगा जो कि बोर्ड मार्कर को प्रोड्यूस करेंगी। उसके लिए जब उसने वर्किंग की तो उसको पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन अमाउंट उसको चाहिए होगी प्लांट एंड बिल्डिंग के लिए, और अप्रोक्सीमेटली जो वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए होगा वो 2 मिलियन चाहिए होगा। और वर्किंग कैपिटल से हमारी क्या मुराद है? वर्किंग कैपिटल से हमारी मुराद है जब भी कोई शख्स बिजनेस शुरू करता है तो शुरू में ज़ाहिर है इनकम तो फौरन आनी शुरू नहीं होती ना, तो उसको शुरू में कुछ एक्सपेंडिचर करने होते हैं, लोगों की तनख्वाहें देनी, बिजली का बिल देना, सामान खरीदना जिस सामान से वो बिजनेस करता है, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की सारे एक्सपेंडिचर जो है वो वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। अच्छा, अब उसने जो सारी जो अपनी फिजिबिलिटी बनाई, उस फिजिबिलिटी में उसने जब देखा तो उसे पता चला कि वो अप्रोक्सीमेटली जो सेल की पोजीशन है ना, उसको ये लगा कि वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 मार्कर पर ईयर सेल करने की सिचुएशन में होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी ये जो खरीद रहा है, इसको ये अंदाजा हुआ है कि ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर इसकी जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्लांट जो है वो कह रहा है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 ईयर्स है। ठीक है, और 5 साल के बाद इस प्लांट की जो सैल्वेज वैल्यू है वो फर्ज कर लें उसने कहा कि जी वो 1 मिलियन रुपीज है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये मैं कर रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं कैपिटल की अमाउंट सिर्फ प्लांट के लिए मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जो बिल्डिंग जो है दैट विल बी अ रेंटेड बिल्डिंग। ठीक, just to make this question a little simple for the time being, building will be a rented one। ठीक है, रेंटेड वन बिल्डिंग होगी, 9 मिलियन का आप प्लांट लेंगे, प्लांट की लाइफ 5 साल है, और लेट्स सपोज चलें इसकी सैलरी वैल्यू दैट वुड बी 2 मिलियन। ओके, हम जितना बेहतर हो सके हम कोशिश करते हैं कि सवाल को रियल लाइफ के करीब से करीब लेकर जाएं। ऑब्वियसली इतना करीब जाना तो पॉसिबल नहीं होता क्लास के सवाल के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश ये होती है। अब मैंने ये एज्यूम किया कि सेल्स जो है वो हम तकरीबन 50,000 मार्कर्स पर ईयर कर सकेंगे। अब आइडियल केस क्या है कि शुरू में आपकी कम सेल होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये 5 साल, ये 5 ईयर्स जो हैं ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, 5 ईयर्स ये सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज कोई भी चीज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी नॉर्मली 2 किस्म के उसके एक्सपेंसेस होते हैं उसको बनाने की। एक एक एक्सपेंस वो होता है जिसको हम आम जबान में फिक्स कॉस्ट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट, और दूसरा एक्सपेंस वो होता है जिसको हम आम जबान में वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट हम किसे कहते हैं? नाम से नजर आ रहा है फिक्स का मतलब है कोई ऐसी चीज जो फिक्स हो। असल में इस फिक्स की जो डेफिनेशन है, इस फिक्स का ताल्लुक होता है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, यानी कि वो तमाम एक्सपेंस जिनका कोई रिलेशनशिप प्रोडक्शन के साथ ना हो। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि नो रिलेशन विद प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको हम कहेंगे कि ये फिक्स कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर आपकी अगर ये जो बिल्डिंग है जो हमने एक्वायर की है, इस बिल्डिंग का फर्ज करें किराया अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है। अब आप उस बिल्डिंग के अंदर चाहे 10,000 मार्केट बनाए, चाहे 20,000 बनाए, चाहे 30,000 बनाए, चाहे 40,000 बनाए, चाहे 50,000 बनाए, आपकी जो
रेंट है वो सेम रहेगा। या अगर फर्ज करें कोरोना की वजह से आप मार्कर ही नहीं बना पाए, आपको 2 महीने फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है, उसके बावजूद रेंट फिक्स रहेगा, रेंट रहेगा। इसका मतलब है कि रेंट हैज नो रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चाहे आप 10,000 बना रहे हैं, चाहे 50,000, चाहे 0, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए रेंट विल बी अ फिक्स कॉस्ट। सिमिलरली आपने अगर फर्ज करें आपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, आपने अकाउंट्स मैनेजर रखा हुआ है जिसकी महीने की तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपए है। अब चाहे आप 10,000 मार्कर बनाए, चाहे आप 50,000 बनाए, उसकी तनख्वाह जो 70-80 हजार रुपए वो वही की वही रहेगी। आपके क्लासरूम में जो टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, अगर फर्ज करें वो एक विजिटिंग फैकल्टी है, चाहे उस क्लास में 10 लोग बैठे हो, चाहे उस क्लास में 100 लोग बैठे हो, हमने जो उनको विजिटिंग फैकल्टी की पेमेंट करनी है वो करनी है। तो वो जो टीचर की सैलरी है दैट इज अ फिक्स कॉस्ट फॉर एज फार एज योर कोर्स इज कंसर्न। तो ये फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जिसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो रिलेशनशिप बेसिकली लीनियर हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो किसी और शेप का हो। अगर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मार्कर बना रहा हूँ और उस मार्कर के अंदर मटेरियल खर्च हो रहा है 4 रुपए का। अब अगर एक एक मार्कर बनाता हूँ तो 4 रुपए का मटेरियल खर्च होता है, 2 बनाता हूँ तो 8 रुपए का, 3 बनाता हूँ तो 12 रुपए की, 1,000 बनाता हूँ तो 4,000 रुपए की। ठीक है, इसका मतलब है नाउ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वो चीज है जिसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट अपना ही हो या वो लीनियर ही हो। ये तो मैंने मिसाल दी है ना कि 1, 4, 2, 8, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, मगर रिलेशनशिप है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मार्कर हम बनाएंगे, इस मार्कर में जो हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी हर साल, फर्ज करें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो मेरी जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो आएगी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो मेरी 12 रुपए पर मार्कर आएगी। ठीक हो गया जी। इसका मतलब है कि मैं जितने भी मार्कर बना रहा हूँ हर मार्कर की 12 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आनी है और 2,50,000 रुपए उसकी फिक्स कॉस्ट आनी है। कंपनी में इस वक्त पाकिस्तान में जो कंपनी का टैक्स रेट है दैट इज 29%, 29% उसका टैक्स रेट है। और डेप्रिसिएशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं फिलहाल ये बात अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंपनी जो है ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल करती है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैंने ये अज्यूम कर लिया। इस सारी अमाउंट के लिए मैंने कुछ पैसे अपने पास से डाले हैं, कुछ पैसे मैंने बैंक से लोन लिए वगैरह वगैरह। जो कुछ मैंने किया है उसके बाद जो मेरा MARR आ रहा है, या जिसको मैं अक्सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, या जो और भी जो नाम आपने पढ़े हुए, वो फर्ज करें हमारा आया 12%। ठीक है, कि 12% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सवाल अब मेरा क्या है, सवाल ये है कि शुड जमील स्टार्ट दिस बिजनेस या स्टार्ट दिस प्रोडक्शन और नॉट। ठीक है, ये वो कंपनी उसको चाहिए वो शुरू करे या चाहिए कि शुरू ना करे, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी किस्म के सवाल आपने और भी देखे हुए हैं। अच्छा, अब मैं इस सवाल को आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ इन द शेप ऑफ टेबल, ताकि हम इसको जरा बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले तो मैं ये मालूम करने की कोशिश कर लेता हूँ कि मुझे असल में कैश आउटफ्लो मेरा कितना होगा जब मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है, कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो, जो भी आप इसका नाम चूज करना चाहें कर लें। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मुझे क्या चीज होगी, परचेज कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो कॉस्ट की मुझे कितनी चाहिए जी, आई नीड 9 मिलियन रुपीस। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है,
ये मैंने अभी मेरा ख्याल है 2 मिलियन शायद अज्यूम किया है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकल नेचर में लेके जाएंगे जब, तो आपको ये फील होगा कि ये चीजें जरा थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग मांगती है। मिसाल के तौर पर अगर आज आप प्लांट को परचेज करने की कोशिश करते हैं तो प्लांट कोई ऐसी चीज नहीं जो कि कहीं बना हुआ पड़ा होगा, हो सकता है उसको बनाने में 6 महीने साल लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के लिए अगर आप पैसे आपको आज चाहिए और 1 साल के बाद आपको प्लांट मिले, तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 साल के बाद होगी, ठीक है। ये यानी कि ये अगर ईयर 0 पे आपको पैसे चाहिए तो हो सकता है कि ये पैसे आपको 1 साल के बाद चाहिए हो, ठीक है। मगर फिलहाल जो कि हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन सबको ईयर 0 ही समझ रहे हैं कि आज हमारे पास कितने पैसे चाहिए, हमने उन सारे पैसों को एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया। ये दिस इज माई कैश आउट। अब मैं बात करता हूं कैश इनफ्लोस की। अच्छा, इनफ्लो को मैं फिलहाल टेबल की शक्ल में, जिस तरह मैंने आपसे कहा, तो मैं इसको उसी शक्ल में बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने कर दिया ईयर 1। ईयर मेरे पास कितने साल है? मेरे पास असल में 5 साल है, इसलिए कि मैंने 5 साल का टाइम पीरियड दिया। इस 5 साल के टाइम पीरियड में सबसे पहले मैं सेल्स करूंगा, ठीक है। और सेल्स की सिचुएशन बेसिकली क्या होनी है? 50,000 की सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय, गुड हो गया, मैंने सेल प्राइस लिखी नहीं है इसके अंदर ना। चलें, सेल्स 50,000 है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो प्राइस होगी हर मार्कर की, वो फर्ज कर लें जी 22 रुपीज होगी, ठीक है। हर हर मार्कर की जो प्राइस है वो 22 रुपीज होगी। अगर 22 रुपीज हर मार्कर की प्राइस हो, तो जवाब क्या आ गया जी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 22। सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेल्स। मेरी सेल्स की जो पोजीशन है वो तकरीबन कोई इतनी होगी। अब इस सेल्स के मुकाबले में सबसे पहले मैंने क्या चीज पे करनी होगी? सबसे पहले मैंने फिक्स कॉस्ट पे करनी होगी, और फिक्स कॉस्ट मैंने सवाल में आई थिंक सो एज्यूम की है 250,000 रुपीज। तो मैं अगर इसको एज्यूम कर लूँ तो ये फिर ये भी इसी तरीके से 2,50,000 रुपए की सेम फिक्स कॉस्ट सब की सब आ गई। ओके, इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट की। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का स्टांस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का स्टांस ये है कि नंबर ऑफ मार्कर विच इज 50,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट इज आई थिंक सो 12 लिखी थी हमने, 12 रुपीज मार्कर, यस। 12 रुपए के हिसाब से मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट वाज 6 लाख रुपीज। ओके जी, अगर ये तीनों चीजें आ जाए, इसका मतलब है अब मेरे पास, मैं अगर एक नॉर्मल सी सिचुएशन निकालने की कोशिश करूं, तो सेल्स हो गई, फिक्स कॉस्ट होगी एंड वेरिएबल कॉस्ट होगी। एक एक्सपेंस इसके अंदर भी बाकी रह गया, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है? उस एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो चुका है कि वो किसके बराबर होता है। वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने की कोशिश करूं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है इस वक्त? 9 मिलियन, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन, एंड डिवाइडेड बाय द लाइफ। लाइफ कितनी है इसकी मुझे अच्छी तरह पता है, 5 ईयर्स। तो इस तरीके से मुझे ये पता चला कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन की मेरे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सारों में यही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीजनेबल लेवल पे लेके आने के लिए मैं इसको कम कर लेता हूँ, वरना हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे माइनस होने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे लिए थोड़ा सा मसला बन जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट को भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ,
ताकि ये थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यू पे आ जाए, और सेल्स की वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन 70,000 मार्कर मैं हर साल बेच सकूंगा। अगर मैं 70,000 मार्कर हर साल अगर मैं 70,000 मार्कर हर साल बेच सकूं तो बाकी सिचुएशन भी यही रहे, तो अब मेरी नेट इनकम की क्या सिचुएशन बनती है? सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस depreciation. This is how my total value of net profit comes to this value. ठीक हो गया जी। दिस इज माई नेट इनकम, मैं पूरा लिख लेता हूँ। दिस इज माई नेट इनकम। ओके जी, ये मेरे पास सिचुएशन जो है पूरी की पूरी नेट इनकम वाली आ गई। अब ये जो नेट इनकम है ये बेसिकली नेट इनकम बिफोर टैक्स है, ठीक। तो मैं इसमें से अगर टैक्स माइनस करूं तो टैक्स की परसेंटेज कितनी है? टैक्स की परसेंटेज मेरे पास सवाल में जो मौजूद है दैट इज 29%, ठीक है। इसका मतलब है कि 29% इसमें से टैक्स माइनस होगा। तो मैं अगर डायरेक्ट एक काम करूं, मैं ये निकाल लूं नेट इनकम आफ्टर टैक्स 80 आफ्टर टैक्स, तो ज़ाहिर है 29 जो कि माइनस हो रहा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान काम होगा, मैं इसको डायरेक्ट 71% से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 71% से मल्टीप्लाई करूंगा तो साथ ही मेरे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स निकल आएगी, ठीक है जी। तो मैंने ये काम कर लिया, तो ये मेरे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स निकल आई। अच्छा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है इसमें जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शामिल होता है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो असल में हम किसी को पे नहीं करते, और इस सिर्फ सिर्फ एक किस्म की एडजस्टमेंट होती है। इसलिए हमारे लिए बेहतर ये है कि हम नेट इनकम के बजाय किस चीज पे भरोसा करें? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के ऊपर। और मैंने कहा था कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स किसके बराबर होता है? नेट इनकम आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है ये किस तरीके से बराबर हो गया? कैश फ्लो आफ्टर नेट इनकम आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट विच इज हाउ मच? 600,000। तो ये यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज नहीं किया था अभी तक। वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो मैंने यहाँ पे निकाली थी 9 के हिसाब से चेंज की थी मैंने, जस्ट टू मेक बिजनेस अ लिटिल बिट प्रॉफिटेबल। हम बाद में वो लॉस वाले केसेस भी देख लेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, हमारे पास आ गई कि जो कि कितनी है जी? जो कि इस तरीके से मेरे पास 7,70,000 और 400 की पोजीशन मेरे पास बन रही है। अच्छा जी, अब ये कैश फ्लो है नॉर्मल केस में, मुझे इसकी मालूम करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लूंगा। और आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस तरीके से निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेसिकली निकलता है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज, जो भी पावर परसेंटेज हो, रेज टू पावर जो भी साल हो आपके पास। तो यहाँ पे चूंकि 1 ईयर तो मैंने इसको खाली लिंक कर लिया इसके साथ। सो दिस इज द वैल्यू। तो सेकंड ईयर इसकी कुछ और वैल्यू होगी, थर्ड ईयर कुछ और वैल्यू होगी, और फोर्थ ईयर इसकी कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है जी। हमने इसको राउंड कर लिया, ये मेरे पास आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और आगे मैं निकाल लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या है? प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। देखें ये जो लफ्ज लिखा है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये हर साल का अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है।
जो कि इंटरेस्ट रेट सेम है और ईयर सेम है, तो अगर मैं इस सब को जमा कर लूं यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या चीज है? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि ये चीज है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ये वो वाली अमाउंट है जो कि आप अगर टेबल में डायरेक्ट जाके देखें तो एन 12% के ऊपर और आई 12% के ऊपर और एन 5 के ऊपर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनता है वो ये बनता है 3.601। ठीक है, इसका मतलब है आप अगर इसको टेबल के थ्रू कर रहे हो तो आपके लिए बड़ा आसान तरीकेकार ये हो सकता है कि आप बड़े आराम से 7,70,440 400 जो एक फिगर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? इसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर के साथ। इसका मतलब है कि आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.60478 के साथ। ठीक है, तो आप जब ये काम करेंगे तो आपको बड़े आराम से अपनी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसका फायदा उसी वक्त हो सकता है जिस वक्त आपके ये सारे कैश फ्लोज बराबर हो। अब सवाल में तो मैंने उसको बराबर शो कर लिया, प्रैक्टिकली ये कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए कि हर दफा चेंज हो रही थी, इसलिए हम इसको टेबल के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पास सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया, और यहां जब मैंने इसको जमा किया तो ये मेरे पास नेक्स्ट फिगर आ गई जो कि किस चीज की है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हम मुझसे मिस हो गई है, वो क्या चीज रह गई है? फिफ्थ ईयर में जब आप सारा कुछ सेल्स कर लेंगे तो कुछ और भी चीजें आपके पास आएंगी। मिसाल के तौर पर वो जो मशीनरी जो आपने 5 मिलियन की खरीदी थी, अब वो 5 मिलियन की मशीनरी जब आप बेचेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उसकी जो अमाउंट मिलेगी वो आपको 2 मिलियन की अमाउंट मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, इसलिए उसकी सैलरी वैल्यू 2 मिलियन थी, तो आपको सबसे पहले उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अगर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि मैंने 2 मिलियन को 0.56743 से मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद एक और मसला भी होगा। वो बेसिकली मसला क्या है? वो मसला ये है कि ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपसे कहा था कि ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो हमारे पास वापस आनी है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2 मिलियन की, ये पैसे जो आप शुरू में लगाएंगे तो थ्योरेटिकली ये पैसे भी आपके पास वापस आ जाएंगे। तो असल में आपके पास एक 2 मिलियन सैलरीज वैल्यू के आएंगे और दूसरा 2 मिलियन वर्किंग कैपिटल के आएंगे। तो ये आपके पास फिगर्स आ जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चला कि जो मेरी टोटल जो कैश फ्लो आ रही है आफ्टर टैक्स इनफ्लो, वो कितनी आ रही है? 5.046827। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे निकालने की कोशिश करूं, अब आप देखें आपके पास सिचुएशन क्या बनती है। मैंने क्या निकालना है? मैंने निकालना है प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ या दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और मैंने कहा कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, अब आप अगर इस सिचुएशन में देखें तो मेरा कैश इनफ्लो कितना है? दैट इज 5046827, दैट इज माय कैश इनफ्लो। और मेरा कैश आउटफ्लो कितना है? वो मेरे पास सवाल में मौजूद था, जो कि था 7 मिलियन। ठीक है, तो मेरे पास जो कैश इनफ्लो था दैट वाज 72 मिलियन। ठीक है, तो अगर मैं इसको मालूम करूं तो ये मेरे पास सिचुएशन जो है ये आ गई माइनस में। और ये माइनस की सिचुएशन बेसिकली मुझे ये बता रही है कि चूंकि एनपीवी इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस प्रोजेक्ट इज नॉट feasible फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आई होप ये आइडिया आपको रीजनेबली क्लियर हो गया होगा कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज नॉट feasible।
Any question right now? It's a very very simple question. इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं आई फिलहाल. Dear students, I hope आप लोग सो नहीं गए, जाग रहे हो अभी तक. Yes sir. ठीक. ये यस जागने के लिए था या फिर सोने के लिए था? सर जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर. ठीक है. वो पिछले दिनों एक आध वो छोटा था ना, क्लिप था, वो मजाकिया सा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में. वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, आप लोगों के साथ नहीं किया. अभी ये इस क्लास के बाद मैं शेयर करूंगा आपके साथ भी. ठीक. मेरा ख्याल है आप लोगों पे ये पूरा उतरता है बिल्कुल आपकी सिचुएशन पे. सर मीटिंग का टाइम भी कम रह गया है सर, 6 मिनट 30 सेकंड. हाँ, तो हम इसको दोबारा वो कर लेंगे कनेक्ट, अगर आप लोग चाहेंगे तो. मुझे सिर्फ ये बताएं, यहाँ तक बात समझ आ गई? इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर. बाकी लोग जी? इशू सर. ओके जी, चलें. हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. आप लोग इसको जरा थोड़ा सा रिवाइज करें माइंड के अंदर, या मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ और 5 मिनट के बाद मैं आपके साथ दोबारा फिर कनेक्ट करूंगा और इसी सवाल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. ठीक है? ठीक है सर. ओके.